मैरिज के बाद लोग बदल क्यों जाते हैं? आपने अक्सर ये स्टेटमेंट सुनी होगी कि शादी से पहले वो कितना रोमांटिक था, अब बिजी रहता है। पहले वो कितनी इंडिपेंडेंट थी, अब पॉसेसिव हो गई है। मेरा दोस्त शादी के बाद कंप्लीटली चेंज हो गया है, पर्सनैलिटी ही अलग हो गई है। आपने या तो ये स्टेटमेंट सुनी होंगी या कभी ना कभी एक्सपीरियंस की होंगी। अब लोग कहते हैं कि रियलिटी चेक आ गया, इनका हनीमून फेज खत्म हो गया, इसलिए इनका असली चेहरा बाहर आ गया। बट ये सिर्फ सरफेस लेवल एक्सप्लेनेशन है। इसका रियल आंसर एस्ट्रोलॉजिकल है और बिल्कुल लॉजिकल है। मैरिज सिर्फ एक लीगल पार्टनरशिप नहीं है, ये एक प्लानिटरी एक्टिवेशन भी है। स्पेसिफिकली आपका सेवंथ हाउस एक्टिवेशन। आज मैं आपको बताऊंगा सेवंथ हाउस क्या है और क्यों ये सबसे पावरफुल हाउस होता है। पर्सनैलिटी चेंजेस क्यों इनएविटेबल होते हैं और इसको कॉन्शियसली हम कैसे नेविगेट कर सकते हैं। चलिए लॉजिकली शुरू करते हैं। कुंडली में 12 घर होते हैं। हर घर एक स्पेसिफिक एरिया को रिप्रेजेंट करता है। जैसे फर्स्ट हाउस आपकी सेल्फ इमेज और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को। सेकंड हाउस आपके फाइनेंसेस और रिसोर्सेज को। फोर्थ हाउस आपके घर को, आपकी मदर को और आपकी इमोशनल फाउंडेशन को। टेंथ हाउस आपके करियर और प्रोफेशन को। और सेवंथ हाउस रिप्रेजेंट करता है मैरिज पार्टनर को, आपकी किसी भी तरह की बिजनेस पार्टनरशिप्स को, आपके ओपन एनिमीज को जो आपको पब्लिकली अपोज करें। हालांकि एनिमीज और कंपिटिटर्स को सिक्स्थ हाउस से भी देखते हैं, लेकिन वो हिडन कॉम्पिटिटर्स होते हैं जो आपको कभी दिखाई नहीं देते। पब्लिक परसेप्शन भी सेवंथ हाउस से देखी जाती है। आपके प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स और कमिटमेंट्स वो भी हम सेवंथ हाउस से देखते हैं। आपके वन टू वन रिलेशनशिप जैसे भी हों, हम सेवंथ हाउस से ही देखते हैं। बट सबसे इम्पॉर्टेंट, सेवंथ हाउस फर्स्ट हाउस का एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है। फर्स्ट हाउस असेंडेंट यानी कि आप खुद, और सेवंथ हाउस डिसेंडेंट यानी कि आप नहीं, आपका एक शीशा, आपका आईना। फर्स्ट हाउस में जो भी क्वालिटीज हैं, सेवंथ हाउस उसको कॉम्प्लीमेंट करता है। लाल किताब में ये मेंशन्ड है कि फर्स्ट हाउस राजा है और सेवंथ हाउस उस राजा का वजीर। यानी अगर आप इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी हैं तो सेवंथ हाउस आपको सोशल एंगेजमेंट्स के लिए पुश करेगा। ये एक कॉस्मिक डिजाइन ही ऐसा है। मैरिज सिर्फ दो लोगों का मिलना नहीं है, मैरिज है आपके फर्स्ट हाउस और आपके सेवंथ हाउस का एक्टिवेशन। आपके इंटरनल वर्ल्ड और एक्सटर्नल पार्टनरशिप का एक फ्यूजन। कुछ क्लासिकल वैदिक एस्ट्रोलॉजी टेक्स्ट मेंशन करते हैं कि सेवंथ हाउस शोज व्हाट यू लैक इन योर फर्स्ट हाउस एंड व्हाट यू अट्रैक्ट टू बिकम होल। मतलब मैरिज आपको कंप्लीट करने के लिए डिजाइन की गई है और उस कंप्लीशन से ट्रांसफॉर्मेशन होती है और उस ट्रांसफॉर्मेशन को लोग चेंज समझ लेते हैं। अब इसे प्रैक्टिकली समझते हैं कि एनर्जी शिफ्ट होती कैसे है। पहले प्री मैरिज स्टेट को समझने की कोशिश करते हैं। मैरिज से पहले आपका फर्स्ट हाउस डोमिनेंट होता है। आप अपने लिए जीते हो, आपके डिसीजंस इंडिपेंडेंट होते हैं, आप एक सोलो प्लेयर होते हो अपनी लाइफ के। आपकी आइडेंटिटी क्लियर है कि मुझे ये चाहिए, मैं ये हूँ। आपका फ्रीडम मैक्सिमम होता है, अकाउंटेबिलिटी मिनिमम होती है। सेवंथ हाउस डोरमेंट होता है, मतलब उसमें पोटेंशियल तो होता है बट वो फुली एक्टिवेटेड नहीं होता। अब जो लोग डेटिंग कल्चर में है और मैरिज, उसमें क्या डिफरेंस है? डेटिंग में आपका सेवंथ हाउस पार्शली एक्टिव होता है बट लीगल और स्पिरिचुअल कमिटमेंट से इसका फुल एक्टिवेशन ट्रिगर होता है। क्यों? क्योंकि कमिटमेंट परमानेंस का सिग्नल है जो कि हमारा ब्रेन और ये कॉस्मोस दोनों रजिस्टर करते हैं। रिसर्चेज ये शो करती हैं कि जब आप कमिटेड रिलेशनशिप में होते हो तो आपका ब्रेन ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। ये एक बॉन्डिंग हार्मोन है जो अटैचमेंट क्रिएट करता है। ये अटैचमेंट्स आपके बिहेवियर को भी चेंज करती हैं। आप देखेंगे कि सडनली पोजेसिवनेस बढ़ने लगती है, आप में जेलेसी ट्रिगर होने लगती है, आपको अपना इंडिपेंडेंस रिड्यूस हुआ लगता है। अब मैरिज के बाद के सिनेरियो में सेवंथ हाउस फुली एक्टिवेटेड हो जाता है। मैरिज के बाद डिसीजंस कोलैबोरेटिव हो जाते हैं। आपकी आइडेंटिटी ब्लर होने लगती है क्योंकि अब मैं नहीं, हम माइंडसेट रखना पड़ता है। फ्रीडम थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड फील होने लगता है क्योंकि अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है। अब इसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए कोई लड़का है जिसका फर्स्ट हाउस में मार्स है, यानी कि वो इंडिपेंडेंट और फायरी पर्सनैलिटी का मालिक है। अब लेट्स से सेवंथ हाउस में वीनस है जो कि पार्टनरशिप ओरिएंटेड, हार्मनी सीकिंग और डिप्लोमेटिक प्लैनेट है।
अब मैरिज से पहले वो अपनी ही मर्जी पे जीता था, बॉसी एटीट्यूड, हर डिसीजन सोलो होती थी। बट मैरिज के बाद वाइफ वीनस की नेचर के साथ आती है, यानी कि इस नेटिव से डिस्कशंस, कॉम्प्रोमाइज और कोलैबोरेशंस एक्सपेक्ट करती है। अब कॉन्फ्लिक्ट इसलिए होते हैं क्योंकि उसका फर्स्ट हाउस मार्स ये चाहता है कि सब कुछ वो खुद ही डिसाइड करे, लेकिन उसके सेवंथ हाउस का वीनस ये डिमांड करता है कि हम दोनों मिलकर डिसाइड करें। एक इंटरनल वॉर और फ्रिक्शन शुरू हो जाती है एंड इवेंचुअली मंगल की एनर्जी को सॉफ्टन करना पड़ता है और वीनस की क्वालिटीज को लाइफ में अब्सॉर्ब करना पड़ता है। अब ये चेंजेस एक इनएविटेबल चेंजेस होते हैं जिसे हमें अपनी लाइफ में अडेप्ट करना ही पड़ता है। अब इसको लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं। आप एक एनर्जी सिस्टम है। जब आप एक नई एनर्जी के साथ जुड़ते हैं तो रिजल्टेंट एनर्जी हमेशा डिफरेंट होती है। साइंटिफिक टर्म्स में हम इसे बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। दो वेव्स जब आपस में ओवरलैप करती हैं तो एक नया पैटर्न बनता है। दोनों ओरिजिनल वेव्स चेंज हो जाती हैं और मैरिज भी यही करती है, एनर्जी सुपरपोजिशंस। ब्रेन स्कैन्स और एमआरआई शो करते हैं कि जब मैरिड कपल अपने पार्टनर के बारे में सोचता है तो ब्रेन वो सेम रीजन को एक्टिवेट करता है जो वो सेल्फ के लिए एक्टिवेट करता है। मतलब न्यूरोलॉजिकली आपके पार्टनर आपके ही सेल्फ का एक एक्सटेंशन है। अब इस एक्सपेंशन का आउटकम क्या होता है? आइडेंटिटी रीऑर्गेनाइजेशन। आपको अपनी आइडेंटिटी रीडिफाइन करनी पड़ती है अपने पार्टनर के अकॉर्डिंग। अब डिफरेंट प्लैनेटरी पोजीशंस सेवंथ हाउस को कैसे इंपैक्ट करती हैं इसे समझते हैं। सन इन सेवंथ हाउस। मैरिज से पहले आप लीडर पर्सनैलिटी होते हो, इंडिपेंडेंट, स्पॉटलाइट में रहना पसंद करते हो। लेकिन मैरिज के बाद आपका पार्टनर डोमिनेंट पर्सनैलिटी का होगा, आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ईगो बैटल्स होंगे। अब मैरिज के बाद आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेस ये आएंगे कि आपकी ह्यूमिलिटी बढ़ेगी, लीडरशिप शेयर्ड होगी। मून इन सेवंथ हाउस। मैरिज से पहले आप इमोशनली सेल्फ सफिशिएंट थे। पोस्ट मैरिज पार्टनर पर आपकी इमोशनल डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। आपके मूड स्विंग्स पार्टनर से लिंक हो जाते हैं, जिस वजह से आपकी इमोशनल वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है, नीडीनेस फील होने लगती है। नाउ मार्स इन सेवंथ हाउस। मैरिज से पहले आप अग्रेसिव डिसीजंस लेते हो, लेकिन मैरिज के बाद आपके कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत फ्रीक्वेंट हो जाते हैं। पार्टनर के साथ पावर स्ट्रगल्स चलते हैं, जिसके कारण आपको पेशेंस डेवलप करना पड़ता है, अग्रेशन को कंट्रोल करना पड़ता है। वीनस इन सेवंथ हाउस। मैरिज से पहले आप रिलेशनशिप एंजॉय करते हो कैजुअली। मैरिज के बाद आप हार्मनी को प्रायोरिटाइज करने लगते हो, आप कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने लगते हो, आप में प्लीजिंग टेंडेंसीज डेवलप होती हैं। शनि इन सेवंथ हाउस। मैरिज से पहले आप कमिटमेंट से बहुत दूर भागते हो, लेकिन मैरिज के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, रिस्ट्रिक्शंस फील होने लगती हैं, आपकी मेच्योरिटी और सीरियसनेस ये दोनों बढ़ने लगती हैं। अब बुध इन सेवंथ हाउस। मैरिज से पहले आप एक सोलो थिंकर होते हो, लेकिन मैरिज के बाद आप कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेशन नीड फील करते हो। आप अपने रिलेशनशिप्स को काफ़ी ओवर एनालाइज करने की कोशिश करते हो और इसी ओवर एनालाइजेशन के चक्कर में आपका कम्युनिकेशन गैप बढ़ने लगता है। अब जुपिटर इन सेवंथ हाउस। मैरिज से पहले आप ऑप्टिमिस्टिक और फ्री स्पिरिटेड पर्सन होते हो। मैरिज के बाद आपका पार्टनर बहुत ही वाइज और फिलोसफिकल नेचर का होगा। ग्रोथ होगी पार्टनरशिप से। ऐसी प्लेसमेंट्स में शादी के बाद करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है। अब राहु इन सेवंथ हाउस। मैरिज से पहले आप अनकन्वेंशनल होते हो और मैरिज के बाद आपका आपके पार्टनर के साथ ऑब्सेशन बढ़ जाता है। आपका पार्टनर डिफरेंट कल्चर या डिफरेंट कंट्री से भी हो सकता है। आपका रिलेशनशिप में काफ़ी अनप्रडिक्टेबिलिटी आ जाती है। अटैचमेंट और डिटैचमेंट साइकिल्स चलते रहते हैं। नाउ केतु इन सेवंथ हाउस। मैरिज से पहले आप किसी भी कमिटमेंट से डिटैच्ड रहते हो, लेकिन मैरिज के बाद आपका आपके पार्टनर के साथ इमोशनल डिस्टेंस बढ़ जाता है। स्पिरिचुअल पार्टनरशिप्स पॉसिबल होती हैं बट अर्थली डिससेटिस्फेक्शन ही फील होती है। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि जो भी प्लेनेट सेवंथ हाउस में होता है उसकी एनर्जी आपके पार्टनर के थ्रू आपकी लाइफ में एंटर करती है और उस एनर्जी को इंटीग्रेट करने से आपकी पर्सनैलिटी में सर्टन चेंजेस आते हैं और इसी चेंजेस को लोग नोटिस करने लगते हैं। तो प्रैक्टिकल बात, इन चेंजेस को हम कैसे पॉजिटिवली हैंडल कर सकते हैं?
सबसे पहला, एक्सपेक्ट द चेंज एंड नॉर्मलाइज इट। चेंज इनएविटेबल है, अब नॉर्मल नहीं। शादी से पहले आपका अपने पार्टनर के साथ ये डिस्कशन होना चाहिए कि हम दोनों चेंज होंगे और ये बिल्कुल नेचुरल चीज़ है। इसको रेजिस्ट करने से सफरिंग क्रिएट होगी, लेकिन इसको एक्सेप्ट कर लेने से आप अडेप्ट कर पाएंगे। सेकेंडली, दोनों पार्टनर्स की कंपेटिबिलिटी चेक करवानी चाहिए कॉम्प्रिहेंसिवली। मैरिज से पहले दोनों का सेवंथ हाउस अच्छे से एनालाइज होना चाहिए कि आपके सेवंथ हाउस में क्या है, आपके पार्टनर के सेवंथ हाउस में क्या है, आपकी शादी के बाद क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, क्या क्या चीज़ों में बेनिफिट मिलेगा। एक प्रोफेशनल एनालिसिस एक इन्वेस्टमेंट है, कोई एक्सपेंस नहीं। थर्डली, कम्युनिकेशन पे वर्क करो। जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसे डिस्कस करो। मेच्योरली एक दूसरे से डिस्कस करने से आपकी काफ़ी प्रॉब्लम्स खुद ही सॉर्ट होने लगेंगी। फोर्थली, इंडिविजुअल स्पेस को भी वैल्यू करो। सेवंथ हाउस एक्टिवेशन का मतलब फर्स्ट हाउस का डेथ नहीं होता। वी इम्पॉर्टेंट है, बट आई भी ज़रूरी है। वीकली अपना सोलो टाइम निकालो, अपनी हॉबीज, अपने फ्रेंड्स को टाइम दो। फिफ्थ, चेंज को ग्रोथ की तरह देखो, लॉस की तरह नहीं कि पहले मैं ये था अब मैं इवॉल्व हो रहा हूँ। इसे एवोल्यूशन समझो, स्टैग्नेशन नहीं। देखिए, मैरिज चेंजेस एवरीथिंग, ये स्टेटमेंट सच है, साइंटिफिकली भी सच है, एस्ट्रोलॉजिकली भी सच है और साइकोलॉजिकली भी सच है। बट ये चेंजेस बुरे नहीं होते, ये चेंजेस इनएविटेबल हैं। क्वेश्चन ये है कि चेंजेस अच्छे होंगे या बुरे। क्वेश्चन ये है कि चेंजेस कॉन्शियस होंगे या अनकॉन्शियस, हेल्दी होंगे या टॉक्सिक। सेवंथ हाउस एक्टिवेशन आपकी लाइफ को अपग्रेड करता है। आप वर्जन 1.0 से वर्जन 2.0 बनते हो, तो इसमें कुछ बग्स या ग्लिचेस तो होते ही हैं, बट अपडेट्स नेसेसरी होते हैं। अगर आपको अपनी और पार्टनर की सेवंथ हाउस कंपेटिबिलिटी चेक करनी है, मैरिज टाइमिंग जाननी है, तो आप हमसे कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। कमेंट्स में बताइए कि आपने मैरिज के बाद खुद में कुछ चेंज फील किया है या किसी और में देखा है। लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो लॉजिकल लगा, सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही लॉजिकल एस्ट्रोलॉजी वीडियोस के लिए।